प्रोग्राम सियासी व्यू के साथ यार हुसैन अपने तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। प्रोग्राम का नाम है सियासी व्यू। मेरे साथ इस प्रोग्राम में हर वीक शिरकत करते हैं जनाब खालिद परवेज, किसी तारों के मोहताज नहीं। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ज्यादा तमहीद की जरूरत नहीं है, आज मैं ये समझ रहा हूं, क्योंकि हालात जो हैं पाकिस्तान के बिलखुसूस उसी पर ये हमारा प्रोग्राम होता है और पाकिस्तानियों पर हमारा प्रोग्राम होता है। जो हालात से पिस रहे हैं उनसे मुतालिक प्रोग्राम होता है और लोग अपने ख्यालात का इजहार मुलाकातों पर बिलखसूस अक्सर करते रहते हैं। हम उनके दिली ममनून हैं और उनके दिए हुए ख्यालात को मद्देनजर रखते हुए और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हालात का मुख्तसर वक्त में जायजा लिया जाए और खालिद साहब तजिया भी पेश करते हैं। आज हमारे दूसरे साथी जनाब आसिम मंजूर अपनी मसरूफियत की वजह से तशरीफ नहीं लाए, लेकिन अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो जरूर तशरीफ लाएंगे। चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। खालिद साहब, G20 कॉन्फ्रेंस भारत में हुई चंद रोज पहले, पूरी दुनिया में इसका वावेला है जी। हमारे साथ 1947 में आजाद होने वाला मुल्क अब दुनिया की चौथी बड़ी ताकत माशी तौर पर बन चुका है और मजीद उनकी जो मईशत है बेहतरी की तरफ जा रही है और हर काम वो बड़े तरीके और सलीके से कर रहे हैं। और पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कौन पीछे हटेगा तो फिर हम तरक्की करेंगे, कौन आगे आएगा तो फिर हम तरक्की करेंगे। लेकिन 1947 से लेकर अब तक खालिद साहब हम तरक्की पजीर ही हैं, जबकि भारत तरक्की याफ्ता है। ये कब हमारी इस लफ्ज पजीर से जान छुटेगी? दिल की पजीराई तो बहुत होती है, एक दूसरे की पजीराई बहुत होती है, लेकिन अवाम की और मुल्क की पजीराई कहीं नजर नहीं आती। क्या फरमाइएगा? जी बहुत शुक्रिया यवल भाई। आज फिर हम महफिल आपने सजा ली। हमारे एक प्यारे भाई आसिम मंजूर साहब हमारे साथ नहीं है तो उनको आज मिस किया। अच्छा यार भाई, जो आप बात कर रहे हैं इसको हम अगर टेक्निकली समझदारी के साथ आप इसको सारे तनाजर को देखें तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं जी। चाइना ने सी पाक कॉरिडोर शुरू किया था पाकिस्तान के साथ मिलकर जी। वो एक कोशिश थी जिस तरह के चाइना और की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान चाइना और रूस और यहाँ इस इलाके एक ब्लॉक बन जाए और यहाँ पर ये भी बातें सुनने को आई थी यहाँ पे जो करेंसी वो भी इनकी अपनी हो, डॉलर से छुटकारा हासिल किया जाए। जी। ये भी प्लान चल रहा था, उसी पैक का प्लान चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर खाली पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई की बात नहीं है, यहाँ पर रूस और अमेरिका की भी बात है। अगर आज इंडिया तरक्की कर रहा है ना, उसमें एक तो ये कहूंगा कि उनके लोग जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया अपना एजुकेशन के ऊपर, आईटी के ऊपर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है, बहुत ज्यादा की है। आज दुनिया के बड़े बड़े यहाँ तक कि बरतानिया की जो मशहूर कार लैंड रोवर, रेंज रोवर, वो भी वहां बनती है। इसके अलावा बीटी और बहुत सारे अदारे हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया कार जो है वो टेस्ला कार भी वो बना रहे हैं। जी बिल्कुल, टेस्ला कार भी बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें वो बना रहे हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी में उनका वो इतने आगे निकल गए हैं कि आप सब्र नहीं कर सकते। मगर उनको सपोर्ट हासिल है अमेरिका की। अब पूरी दुनिया में इंडियन देखें, उनको अमेरिकन वीजा हंसकर वीजा देते हैं, हंसकर उनको स्टे भी देते हैं। और अमेरिका की इंडिया की पॉलिसी भी अभी जो अमेरिका में सेटल होगा, अगर डेफिनेट स्टे लेगा या नेशनलिटी लेगा तो हम उसका वो यहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, उसको एक पासपोर्ट रखना पड़ेगा, या अमेरिकन या इंडियन।
तो वो फिर ले लेते हैं, डेफिनेट स्टे वगैरह ले लेते हैं, वो ग्रीन कार्ड वगैरह। तो इंडियन का जो तरक्की है ना, उसका पिछला जो राज, वो मैं कहूँगा कि ये जो अमेरिका है और इसके साथ एक फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये चंद एक ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, यानी कि ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस भी नहीं करता। ये दूसरे ये ममालिक हैं, ये उनको जो है ना मुख्तलिफ तरीकों से सपोर्ट करते हैं, और ये रिजल्ट है कि हमारे साथ वो सपोर्ट नहीं है। हमारे एक तो हमारे पास सपोर्ट नहीं है, दूसरा अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एजुकेशन जो है वो नहीं है, और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि हमारी जो सियासतदान है वो कुछ इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करूँ, नाहिल किस्म की वो सियासत करते हैं कि उनको कुछ पता नहीं कि वो मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब पिछले 75 साल की सियासत आकर देख लें, क्या किया इस मुल्क के लिए? कुछ नहीं किया। यही नवाज साहब कह रहे G21 की जो मीटिंग है पाकिस्तान में होगी, तो प्राइवेट उनसे मोदी से मिलते थे बगैर वीजे के, सारी चीजें आपके सामने। तो ये जो भी ये जो मीटिंग हुई, ये तो होनी थी। ये बहुत पहले ये बात हुई थी कि जब इसने भारत ने कहा था, इन्हीं के दिन एक प्लान चल रहा था कि सी पैक को फेल करके तो ये एक कॉरिडोर बनाएंगे यूरोप के साथ। देखिए, इंडिया का अगर यूरोप के साथ लिंक अप हो जाता ना, जी। ट्रेन के थ्रू, किसी चीज के थ्रू, तो ये हमाम से बहुत आगे निकल जाएगा। पहले निकला, फिर और आगे निकलेगा, क्योंकि उससे चूंकि इनका यूरोप में आना जाना आसान हो जाएगा। इनकी जो है लोग इनके इजी यूरोप चले जाएंगे, ट्रेन के जरिए जाएंगे। जो भी को अभी सिलसिला कर रहे हैं, उनके साथ लिंक अप कर रहे हैं, एक अपना बना रहे हैं, यूरोप जोन बना रहे हैं। तो इन्होंने बेसिकली, इंडिया खुद नहीं कर रहा, इंडिया को पीछे से कोई सपोर्ट मिल रही है, बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ कि एक कोई एमएनए के नीचे उसका एक टाउट है, वो टाउट जाके एसएचओ थाने वाले को वैसे बदतमीजी करता है। वो बदतमीजी क्यों करता है? उसको पता है पीछे उसके कोई बंदा खड़ा हुआ है, सपोर्ट दे रहा है, पैसों की दे रहा है, लड़ाई की दे रहा है, गाड़ियां दे रहा है। यही बात इंडिया की है। आपको एक हिस्ट्री की यही बात दूं कि जब कभी अमेरिका को लगता है कि अब पाकिस्तान जरा बढ़ के मार रहा है, वो इंडिया को थोड़ी सी चाबी देते हैं, इंडिया अपनी फौजी जो लाकर बॉर्डर पे खड़ी कर देता है। जब इंडियन फौजी वहां पर बॉर्डर पे उनके फौजी दस्ते आने शुरू हो जाते हैं, तो पाकिस्तान की फौज को भी अल्टीमेटली वहां पर आगे आना पड़ता है, वो जो मशकें वगैरह शुरू करनी पड़ती हैं। तो वो फिर क्या, जब फिर पाकिस्तान देखता है कि जंग का पोजीशन नहीं है, तो वो फिर अमेरिका से जाके मिलते हैं, इनको वज़ीर-ए-आज़म जो भी होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको समझाएं ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो वो फिर वो करें, यानी कि उन्होंने एक किस्म का ये इंडिया को बनाया हुआ है थानेदार। ये उसका मुकाबला कर रहे हैं चाइना के साथ, क्योंकि अमेरिका वहां बैठ के चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने इंडिया को रखा हुआ है कि चाइना के मुकाबले, चाइना को उसको उसकी इकोनॉमी, उसकी चीजें तबाह करनी है। चाइना जो है, उसने कई बार पाकिस्तान ने मौदे किए, फिर मारे तोड़ दिए। वो दूसरे अमेरिका के वो की वजह से कोई ऐसे मौदे हुए जो कि उनको नहीं तोड़ने चाहिए थे, मगर उन्होंने तोड़ दिए। तो आज जिस तरह की गवर्नमेंट्स आपको पता आती हैं, जिस तरह से आती हैं, आपको सारा बड़ा अच्छा नॉलेज रखते हैं सारे से। अच्छा, ये सारी चीजें लिंक अप कर लें तो G21 इधर होनी ही थी, यूरोप जोन का इफ्तिताह करना था, जो उनको मुख्तलिफ मार्ग से जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो सारे करने थे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, तो ये तो होना ही था। तो अच्छा, इसमें हमारे नाअहली हमारे हुक्मरानों की है, जिन्होंने कभी हमारे मुल्क के लिए सोचा ही नहीं, जिन्होंने, यार अपने, देखे ना यार भाई, यहाँ पर एक अपनी दुनिया, एक डिफेंस की दुनिया रहती है, एक कैंट में दुनिया रहती है, तो उनकी कोई अस्करी टहल में भी एक दुनिया रहती है, कोई एक किस्म की दुनिया, वखरी दुनिया। एक वहां पर गरीबों की दुनिया भी है, जिनको बेचारों को टाइम का खाना नहीं मिलता, वो कितने परेशान है। पाकिस्तान में छोटी छोटी उम्र की बच्चियों को जो है जॉब पे लगाया हुआ है। पिछले दिनों देखा था, कोई जैसव की बेटी ने मार मार उसका क्या हाल कर दिया था, जैसव की वाइफ ने, फिर वो उनको जेल भी जाना पड़ा क्या से। तो ये जो अच्छा सारा, खालिद साहब, जी जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये भी साथ बात जोड़ना चाहूंगा कि इंडिया ने हाल ही में जो तरक्की की है उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, और खुद भी उन्होंने बड़ी मेहनत की है। जैसे कि आपने वजाहत फरमाई कि आईटी में उन्होंने बहुत काम किया है, और बेंगलोर सिटी जो है
उनका बड़ी अहमियत वाला शहर है और वहां पर मईशत और माशी तौर पर वो शहर दुनिया के शहरों में उसका शुमार होने लग गया है जी। और हमारे यहाँ कौन पीछे हटेगा तो तरक्की होगी, कौन आगे आएगा तो तरक्की होगी। जी। क्या फरमाइएगा? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली किन सिस्टम। लोगों से तवक्को रखें? जी। अच्छा यार भाई, अब सही पूछे ना अगर आप, तो ताकतवर जो लोग हैं, एक तो हुकूमत होती है ना, एक रियासत होती है, एक हुकूमत होती है, जी। और एक ताकतवर हल्के होते हैं। अब बात ये है कि जितने भी आज तक लोग आए हैं, उन्होंने किसी ने भी हमारी यानी कि एजुकेशन के ऊपर पैसे नहीं सही खर्च किए, बच्चों को ज्यादा तालीम दे जाए जिस तरह इंडिया ने किया, आईटी में कहाँ ले गया। इन्होंने हमारे इंसाफ के निज़ाम के ऊपर पैसे खर्च नहीं किए, उसको बल्कि पोलिटिसाइज करते रहे, प्रेशराइज करते रहे। और मुल्क की आज जो तबाही हुई है, जिस दायरे पर हम खड़े हैं, इन लोगों की वजह से खड़े हैं। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा, उसमें सब लोग शामिल हैं, सियासतदान भी शामिल हैं, अदारों के लोग भी शामिल हैं। उसमें कोई बड़ी जुम्मा नहीं कह सकता कि जी हमारा कसूर नहीं है, सबका कसूर है। देखिए, जब कोई इतनी अरबों खरबों की करप्शन होती है, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जज सजा दे देते हैं, फिर उनको बरी कैसे हो जाते हैं। शिबाशी साहब की मिसाल आपके सामने है, उनके ऊपर केसेस थे, फर्द जुर्म आई होनी थी, फर्द जुर्म कितने की वज़ीर-ए-आज़म बन गए, बाद में जी वो वहां से आ गए जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो खत्म काम। और फिर नैब में तरमीम करके सारे केस ही माफ करवा लिए। यानी कि एक एक आइडिया है मेरे जेहन में, अगर ये कर लेना, यकीन करें, तो करेंगे नहीं है, क्योंकि ये खुद सब शामिल है ना। मसला ये है, अगर ये जितने नोट है ना पाकिस्तान के, नोट जिन लोगों ने छुपाए हुए हैं, अरबों खरबों के हिसाब से घरों में छुपाए हुए हैं टैक्स से बचने के लिए, अगर ये ऐलान कर दें भी अब सारे पाकिस्तान के नोट ग्रीन कलर के नहीं, रेड कलर के होंगे, वो पुराने नोट जो है ना सारे लोग लेके बैंक में चेंज करवाएं आकर, ठीक है जी। जो बंदा चेंज करवाना आएगा उसे कहेंगे लो जी आईडी दो ते इसे अकाउंट खोलो ते ਤੁਹਾਡੇ पैसे तुम चेंज कर दे, नाल टैक्स दो ते फाइलर बनो। अब जो 25 करोड़ लोगों में से टोटल ये तकरीबन कितने लाखों के हिसाब से लोग हैं जो फाइलर बने हुए हैं, ये कोई बात तो नहीं करने वाली ना। 25 करोड़ अवाम में और चंद लाख लोग जिन्होंने जो टैक्स दे रहे हैं, बाकी कोई टैक्स देते नहीं। और मंतव्य क्या पेश करते हैं, तो टैक्स नहीं देने एक साइड पे खर्च ही नहीं करते, करप्शन कर लेते। एक कैटेगरी की बात भी ठीक है, करप्शन तो करते हैं, इसमें शक तो कोई नहीं, किसी देना ही नहीं है तो करप्शन कर लेते हैं। असल वो देना चाहते ही नहीं है, देना चाहते भी नहीं है, और वो एक्सक्यूज बना रहे हैं कि नहीं देना। तो ये जो लोग है ना यार भाई, ये जिम्मेदार है, और बदकिस्मती ये है कभी इनसे किसी ने पूछा नहीं है, जो मर्जी करने छोड़ जाते हैं। ये कानून क्या है, ये जो 4 बंदे बैठ जाते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इलेक्शन कराओ, उनको नहीं कराने। क्या है जी, सिक्योरिटी नहीं है, क्या है जी, फंड नहीं है, क्या करेंगे। और सदर साहब ने तरीक दी ना आज, जी, 6 मैं नंबर आता की हूँ, इस मैसेज। तरफ आता हूँ, पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं दूसरी तरफ भी आता हूँ। जी जी। तो यार को ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा, ये कुछ नहीं होगा इनका, अल्लाह ही इनका बस भला करे। नतीजा आपकी गुफ्तगू से ये निकला कि पाकिस्तान जैसा है वैसा ही रहेगा और जो चला रहे हैं सियासतदान वही चलाएंगे, और जी जो बैल आगे लगाए हुए हैं पाकिस्तान की रेडी के, वो बैल वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई ताकतवर बैल लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह पिसते चले जा रहे हैं, और खा वो जिम्मेदारों की शक्ल में हो, खा वो सियासतदानों की शक्ल में हो, और खा वो एक अंधेरी शक्ल में हो। बहरहाल मुल्क की बेहतरी हमारा अव्वलीन फर्ज है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी हो। बाहर बैठे हुए लोग भी ये कह रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी हो, लेकिन हो कैसे, करेगा कौन, ये सवाल है। जी और ये लम्हा फिक्रिया भी है जी कि बिल्कुल। करेगा कौन और किस तरह होगा, कौन करेगा, कैसे करेंगे। ये कैसे करेगा वाला काम जो है ये बड़ा जी मुश्किल हो गया। जी बहरहाल
दुआ गो हैं कि परवरदिगार आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। जैसे हमसाया मुल्क ने तरक्की करके ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ भी नहीं, और ये हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त जो जिन हालात से गुजर रहा है वो कभी भूल के भी ना सोचे कि वो हिंदुस्तान के साथ कोई मुकाबला कर सकता है या करेगा। हो सकता है मेरी ये बात थोड़ी तुर्श लगे, लेकिन हक और सच की जो बात है वो यही है। और हाल ही में जो उनके कुछ ऐसे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, खासतौर पर उनके जो मेजर हैं, एक गौरव, वो काफी, वो जो भी उनका नाम है, बहरहाल मेजर गोरिया है या बोरिया है, जो भी है, मेजर कोरिया, जी जी, गोरिया है या कोरिया है या गौरव है, जो है, बहरहाल उनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत अजीब से होते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अपने पाकिस्तानियों से कि हम एक आजाद मुल्क के शहरी हैं, आप उस तरफ भी तवज्जो ना दें, बल्कि उस शख्स को जवाब देने का भी सोचें। सिर्फ सुनकर खामोश रहना और अपनी टिकटॉक पर उस शख्स की स्टेटमेंट को बार बार सुनना और लोगों को कहना कि देखो ये क्या कह रहा है वगैरह वगैरह, वो तो पैसे कमा रहा है। वो टिकटॉक पर भी, यूट्यूब पर भी पाकिस्तान के खिलाफ उसको एक ऐसा हथकंडा मिल गया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ वो शख्स काम कर रहा है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों की बातचीत मत सुने, बल्कि उनके खिलाफ आप पाकिस्तान के हक में और उसके खिलाफ और उनके मुल्क की जो बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, वो बयान करें, ताकि उनको भी पता चले। वो जानते हैं लेकिन वो इस तरफ आते नहीं। लाखों करोड़ों की तादाद में उनके उसके व्यूअर्स होते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में उसके सब्सक्राइबर हैं। तो हमें इस चीज का भी सोचना चाहिए कि हम उसको इतनी तरजीह क्यों दें। जी बिल्कुल, वो दुश्मन पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के दुश्मनों को हम इतनी तरजीह क्यों दें, क्यों उनकी स्टेटमेंट पर इतना गौर करें, क्यों उनकी तरफ जो है वो हम तवज्जो दें, क्यों उनकी बातों को सुने जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, जो वो उनके प्रॉब्लम है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द खास प्रोग्राम हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है वो मैं लेकर आ रहा हूं, फिर आपकी आंखें खुलेंगी कि ये देखिए, अच्छा ये तो हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं। कौन बताएगा? हमारे सियासतदानों में कितना नॉलेज की तमन्ना है कि वो आए, पढ़ें, देखें। कभी किसी सियासतदान ने हिंदुस्तान के लिए कुछ बोला? जितने भी बड़े बड़े सियासतदान यहाँ बैठे हुए हैं, खा वो पैसे वाले हों या अमीर हो या गरीब हो, इसको छोड़ दीजिए, कभी उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोला? सिर्फ यही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के लिए खित्ते में अमन की जरूरत है, अमन की जरूरत है, अमन होना चाहिए, अमन होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। भाई, अफगानिस्तान जैसा अब तुमको ललकार रहा है, बांग्लादेश जैसे तुमको ललकार रहे हैं, जरा सोचने वाला मकाम है ये, जरा लम्हा फिक्रिया है, डूब मरने का मकाम है। बिल्कुल, आप मेजर गौरव को, गोरिया को इतनी तवज्जो न दें, बल्कि पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें। बाहर बैठे हुए ममालिक में जो हम लोग इतनी तवज्जो से उनके प्रोग्राम को सुनते हैं, अपने प्रोग्रामों को भी तरजीह दीजिए। हाँ, हक और सच की बात कहनी चाहिए। उनमें क्या कुछ हो रहा है, मैं इंशाल्लाह पहले गोशगुजार कर चुका हूं कि अनकरीब जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, जिस तरह कर रहे हैं, कौन करवा रहा है, ये मैं इंशाल्लाह इस पर भी गुफ्तगू हम करेंगे। प्रोग्राम इस सिलसिले में मैं लेकर आ रहा हूँ। बहरहाल चलते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की तरफ, जो कि हम करते रहते हैं, मैं भी और खालिद साहब भी और आसिम साहब भी। देखें, अब इलेक्शन की तरफ थोड़ी सी तवज्जो हम दिलवा दें। अवाम तो पिस रही है, वो पिसती चली जाएगी। 76 साल हो गए खालिद साहब, अवाम पिसती चली आ रही है। सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन का ऐलान, उनकी तरफ से कुछ ऐलान मुतवक्के है, और ये बयान सुनते ही सियासी हलचल लोगों में मच गई। तो क्या समझते हैं खालिद साहब के कानूनी और आईनी तौर पर वो ऐलान करने का हक रखते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं? उनके पास कोई अख्तियार नहीं है। आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? अच्छा यार,
जो 22 लाख कानून के मुताबिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसका जी। तो वो कर सकते हैं। जो MNA की सीटें हैं उसका वो ऐलान कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। 2 दिन रह गए थे, उसके बाद वो नहीं कर सकते थे। फिर अब बुरी जी। तरह बन जाना, तो फिर वो मुश्किल, फिर नहीं था। मगर उसने वक्त से पहले ही लिख दिया। दूसरा, सूबों का भी उसने लिख दिया। सूबों का उसने ये लिख दिया कि जी वो जो है सूबे, अगर इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन नहीं करवाता तो सूबे जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लें, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी इलेक्शन कब होना है। उन्होंने जो ना अपना सारा निजाम उठा के सुप्रीम कोर्ट को फेंक दिया। मगर जो सेंट्रल जो है ना, उसकी जो है ऐलान कर दिया सेंट्रल का। बाकी जो सूबों का उसने कह दिया कि उसमें मशरूत कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। जी। यार भी इलेक्शन एक मजाक बन चुका है हमारे मुल्क में। यहाँ पर तारीख उठा के देख लें, जो इसने जो भी इलेक्शन हारा ना, उसने शोर यही डाला है कि ये धांधली होगी। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जो हुआ हो और कहा हो ये बहुत फेयर इलेक्शन हुआ, मैं हार गया। आज तक की मौलाना फजल मान से लेकर हर बंदे की ये रोना होता है, मैं जी हार गया। तो इलेक्शन के निजाम को इन लोगों ने एक मजाक बना के रख दिया। यार कौन सा मुल्क है जिसकी हाई कोर्ट का जो बेंच है वो कहता है कि जी आप इलेक्शन को, तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास कभी पैसे नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो यार कैसी बात करते हैं, ये कैसे हैं लोग यार ये। तो दूसरा जो सेंट्रल का है, तो वो सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने जो लेटर लिखा ना, उसके अंदर उसने मशरूत कर दिया सारे मामलों को, सुप्रीम कोर्ट के साथ अटैच कर दिया कि जी जो पंजाब का इलेक्शन है, जो असम्बलियां टूटी हुई हैं, उसको जो इनके घर में जो है बकायदा जो प्लानिंग करते हैं ये लोग बैठ के बंद कमरे में जो फैसले करते हैं, वो निजाम तो आपको पता, वही चलना इलेक्शन, वही जो उन्होंने किया उसी वक्त होगा। जितनी मर्जी डेटें चलती रहे, सुप्रीम कोर्ट दे दे या सुप्रीम कोर्ट जज दे दे, वो डेटें आपने पहले भी देख ली कितनी बार डेटें आई हैं, कौन सा इलेक्शन हुआ है। अब उन्होंने ऐलान कर दिया इलेक्शन का, जी इलेक्शन हो जाएगा, आप देखते हैं इलेक्शन होता भी नहीं, होता भी है नहीं है, कब होता है। तो इलेक्शन को तो इन्होंने एक मजाक बना के रख दिया है। आपने देखा नहीं किस तरह 15 पार्टियां एक तरफ हो गई खान साहब को नीचा दिखाने के लिए, फिर बाद में अलग हुई। और अभी भी, अभी तक जब मैं आपसे बात करूं, पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल भी नहीं है। क्योंकि अभी वो तहरीक इंसाफ को तो लोग गिरफ्तार हैं, कोई भागे में है, इमरान खान जेल में है। अब इलेक्शन का मजा नहीं है। ये लेवल फील्ड कौन सी है? आपको याद होगा, एक बात याद कराऊं, मरियम नवाज ये कहती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए इलेक्शन के लिए। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इमरान खान को अंदर डालो, उसके हर बंदे को पकड़ो, उसको जेल को में डालो, उनको पर्चे करो, और आधे से काफी लोग मुल्क से फरार हो गए हैं, कुछ वहां पर लोग भी अंडरग्राउंड हुए हैं, ये सारे काम करो आगे, ये लेवल प्ले फील्ड होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड। अब पीपल पार्टी को शक पड़ रहा है कि फवाद वफाकी गवर्नमेंट में क्या लेने के लिए आ गया, वो तो मुस्लिम नवाज का बंदा है। वहां पर भी एक नई एक चिर शुरू हो गई। फिर वो एक और ड्रामा शुरू हो रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान कब आ रहे हैं, वो एक अलग गेम चल रही है। तो याद है इनका जो इनकी जो सिचुएशन है ना हमारे मुल्क की, इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो एक कठपुतली बन चुका है। जो उनको कहा जाता है वही करते हैं, जो वो करते लेकिन हैं, वो क्या ताहिर बस। साहब, बदकिस्मती ये है कि इदारे आजाद नहीं हैं। फिर अगर ये कहा जाए कि जी इंडिपेंडेंट इदारे हैं, आजाद हैं, हर काम हो सकता है, लेकिन ये गलत है। ये जी अफवाहें हैं कि अदारे आजाद आजाद हैं। आजाद कोई इदारा भी नहीं है, और जी सिर्फ कहने पर उन लोगों के जो पसे पर्दा काम कर रहे हैं, उन लोगों के कहने पर ये सारे जी काम होते हैं। और ये जी 75-76 साल हो गए ऐसे मुल्क चलता आ रहा है। जी और अब भी हो सकता है किसी कोने खुदरे से कोई इनकलाब की आवाज आ जाए, कोई जी इनकलाबी शक्ल पैदा हो जाए जी हालात में, और जी फिर ऐसा कोई मोजजा हो जाए और फिर वो एकदम से पासा पलट जाए, तो ये जी। बेहतर मुमकिन है। लेकिन इसके अलावा कोई हल, कोई चारा नहीं है। आवाम तो क्या निकलेगी? नामुमकिन ना
मुमकिनात ज्यादा हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, चीफ जस्टिस साहब ने जी उमर अता बंदियाल के जी। दौरानिए को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखें, जैसे बंदियाल साहब का जो ऑल ओवर कैरेक्टर तो ठीक रहा। एक बुरे हालात में उन्होंने कुछ फैसले अच्छे किए, कुछ भी उन्होंने ब्रेकें भी लगाई। आपको पता है, यही बंदियाल साहब थे जब सुप्रीम कोर्ट रात को लग गई थी। हम्म। सो हाई कोर्ट के जो साहब वो भी पहुंच गए थे। देखें, इंसाफ की बात, इसको कहते हैं इंसाफ। पाकिस्तान में गरीब मर गया बेचारा, जिसकी जमीन के ऊपर कब्जा हुआ है, केसों के अंदर कचहरी में कभी जाके देखें, अगर 2,000 वकील है तो 4,000 को सैल नजर आएगा। इतने लोग बेचारे परेशान है वहां जाकर, मगर क्या करें, हम्म। मजबूरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं, हम्म। कहाँ जाए। हम्म। लेकिन इसलिए हैरत की बात यह है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ चुके हैं। हजारों बिल्कुल। की तादाद में लोग जी बाहर बिल्कुल। निकल चुके हैं, जी जी। और तो जिसकी ये वजह से मुल्क में काफी इस चीज का भी असर पड़ा है कि जो जी क्रीम है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती जा रही है, और बड़े शौक से दुनिया बड़े फख्र से पाकिस्तान को छोड़ने पर मजबूर हो चुकी है। जी बिल्कुल। और ये कमजोरी है या खूबी है? मुल्क की बड़ी तरक्की कर रहा है, ये भी एक तरक्की का रास्ता है। ये क्या। यही कि मुल्क छोड़ कर चले जाएं, अच्छी भली जो काम हाँ हल्का यार, फुल्का तो कर रहे ये हैं क्या। उससे हाँ, भी जाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ना, सारी जिंदगी आप काम कर ले, गाड़ी नहीं ले सकते आप, एक गाड़ी नहीं बाई कर सकते, हम्म। मकान नहीं बाई कर सकते। वही मुल्कों में ये कि यहाँ पे लोग आते हैं, साल 4 महीने काम करते हैं, 2 से 4 महीने की रजिस्ट्री बना लाओ और मॉर्गेज देते हैं आपके नाम की। हम्म। तो यहाँ पर तो गाड़ियां, जहाँ यहाँ पर आते हैं गाड़ियां भी लोगों के पास आम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौकरियां भी आम है, सब चीज ठीक है, तालीम फ्री है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, और क्या चाहिए। पाकिस्तान में तो ये कभी नहीं मिलेगा। हम्म। तो ये चीजें जो उसको उसको अट्रैक्ट तो करती हैं, ये चीजें सारी। यहाँ तक कि देखें ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का 3 बार रहने वाले, वो भी यहाँ लंदन में क्या करते हैं। इससे बड़ी क्या बदकिस्मती हो गई कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म साहब का 3 बार वज़ीर रहा। वो पाकिस्तान में नहीं रहता, उसको अपने मुल्क के ऊपर, अपनी अदालतों के ऊपर यकीन नहीं है, वो वहाँ बाहर बैठा है पिछले 3 साल से। हम्म। तो क्यों नहीं जाता। ये तो एक इन्होंने सीजन, ये कारोबारी लोग हैं ना, तो सीजनली पाकिस्तान में आते हैं। जब इनका सीजन आएगा, हाँ ये जी। फसली बटेरे हैं, आए और फसली बटेरों की तरह जो है फसलों में गए, तबाही फैलाई, जी और वहां से अपना तिया पांचा कर दिया खेतों का, जी पाकिस्तान का, और जी वहां से फायदा हासिल करने के बाद वहां से निकल गए। तो ये जी। फसली बटेरे हैं, ये मुल्क के वफादार और कौम के बिल्कुल वफादार नहीं है कोई भी। एग्री, दाखिल की बात से एग्री, जी बिल्कुल। तशरीफ दे रही है। नहीं खालिद साहब, वाकई ये लोग मुल्क के वफादार नहीं है। कौम किस कदर पिस रही है। नहीं है। और जी आप देखें कि अभी हाल ही में चंद रोज पहले लोगों ने बिल जलाने शुरू कर दिए खालिद साहब। जी लोगों ने गैस का बिल जलाना शुरू कर दिया, बिजली के बिल जलाने शुरू कर दिए कि हमने जी नहीं देना बिल। लेकिन जी अब सुनने में ये आ रहा है जी कि बिजली और पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो फिर दोबारा चढ़ रहे हैं, जी। और फिर महंगाई का अब जो बिल बढ़ेंगे, तो क्या आप समझते हैं खालिद साहब कि आवाम इस बोझ को, जो पहले ही बोझ तले जो है वो दबी पड़ी है, क्या अब फिर वो महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सकेगी? यार भाई, महंगाई अनफॉर्चुनेट, एक तो इंटरनेशनल जो क्राइसिस तो है, हम्म। मनी क्राइसिस तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान में कुछ थोड़े ज्यादा हैं, जी। बहुत ज्यादा है। तो ये जो हुकूमतें, पिछली हुकूमत जो करके गई है, लोग समझते कि वो जिम्मेदार है जो भी हम्म। सब कुछ किया। अब आप खुद ही अंदाजा कर लें कि लोग इतनी नफरत करते हैं, और ये मुस्लिम वाले भाग रहे हैं, इनको कोई टिकट देने के लिए, लोगों को लेने के लिए राजी नहीं है। अब हम्म। क्या करते हैं देखें, मे भी सर जो अपने किसी को भी बनाया जा सकता है।
अब देखेंगे वो फैसला करेंगे किसको उन्हें बनाना है। मगर महंगाई जो है ना, उसने कमर तोड़ दिया आम तबके के लोग, गरीब लोग जो है, उनकी बेचारे की कमर टूट गई है इस महंगाई की वजह से। वो कंट्रोल करते नहीं है। सबके जितने भी लोग हैं, प्राइवेट कोठियां बनी, सब कुछ। अब जो आजाद जिंदगी है, बरतानिया जाओ, अमेरिका जाओ, दुबई जाओ, मजे में जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको क्या करना, क्या लेना देना पाकिस्तान से। यहाँ पर मियां नवाज साहब को किसी ने कहा कि बुजुर्ग ने, उसने कहा मियां साहब इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान सानू कहंदे हो करो, आप सारी इन्वेस्टमेंट दुबई की थी, ये सऊदी अरब की थी, साढ़े कितने की थी। तो वो लोग कहते भी हैं कि जब कैसा सिलसिला हो। पर देखिए महंगाई का कोई इलाज नहीं, चूंकि ये सिंसियर नहीं है तो इसका इलाज नहीं है। आपके सामने है जो वाकया पेश आया था 11 मई वाला, उसको मैं घर में किस साल लोगों को घरों में ठा ठा के बेचारों को रखा गया, और 9 मई के वाकये के बाद पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। जी अब वो पीटीए का नाम लेने वाले ही कोई नहीं है, माहौल जी ही ऐसा बन गया। तो अब देखिए अभी इलेक्शन होगा, कौन आता है। अब देखिए अभी किस बंदे को खड़ा करते हैं ये, तो उनकी कोशिश तो ये है कि खड़े ना ही हो, मगर होना तो है, लेकिन किसी न किसी ने खड़े तो होना लेकिन ही। खालिद साहब ये देखिए, इलेक्शन की जो है यही तो अब शोर होगा जो है वो यही उठ रहा है कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट जैसा पावरफुल इदारा जिसको जी आ, आ, कुछ समझता ही नहीं है इलेक्शन कमीशन और उसके जी सरबराहान, वो कहते हैं कि जी जी हमारे पास ना फंडिंग है और ना हमने अभी वो मर्दमशुमारी का सिलसिला पूरा किया है। बहुत से उनके अपने मसाइल हैं जो जी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सुपुर्द कर दिए। देखे जी, जी इलेक्शन हम नहीं जी करवा सकते अभी, जी लेकिन जब होने हैं तो हो जाने, जी बिल्कुल जब करवाने हैं तो उन्होंने करवा देने हैं। करवा किसने देंगे, जी करवाने बिल्कुल। हैं, कब जी होंगे, ये सब जानते हैं, लेकिन जी कह नहीं सकते। हम दूर बैठे हुए ये जी जानते हैं कि इलेक्शन होंगे, लेकिन कब होंगे ये अंदर वालों को भी नहीं पता, बाहर वालों को नहीं जी पता। पता जी बिल्कुल। किसको है? उन जी लोगों को जो गेम खेल रहे हैं, जी मुल्क के साथ जो गेम खेल रहे हैं, अवाम के साथ जो गेम खेल रहे हैं, जी ये उनको पता है कि होंगे जी या नहीं होंगे। इस सिलसिले में कोई भी सियासतदान, आप देख जी लीजिए खालिद साहब, कोई जी भी सियासतदान इस सिलसिले में कि वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं दे रहा, जी बिल्कुल। क्योंकि उनको पता ही कख नहीं, उनको पता ही कुछ नहीं। जी बहरहाल आने वाला वक्त, इस जी उम्मीद के साथ हम हर जी प्रोग्राम में ये कहते हैं कि आने वाला जी वक्त जो है हमारे लिए बेहतर होगा, तो इंशाल्लाह। फिर काम आगे चलेगा और जी बेहतरी की तरफ। अभी जो सूरत हाल है वो बेहतरी की जी न जमीन है न सीढ़ी है जो जी बेहतरी की तरफ चला जाए। तो बहरहाल मैं अपनी आवाम से और सियासतदानों से और इदारों के ऐसे लोग जो आज़ाद हैं उनसे जी गुजारिश ये करूंगा कि मोदी की स्टेटमेंट पर गौर कर लीजिए, जिसने कहा है कि हम जंग नहीं चाहते। जितना भी जी अरसा हम रहे हैं, जितनी भी जंगें हमने की हैं, क्या खोया है हमने और क्या पाया है। जी ये बिल्कुल। बात उनकी बिल्कुल सही है। हमने जी ज्यादा नुकसान उठाए हैं, दोनों जी ममालिक ने फायदा जी नहीं उठाया। अब वो खा तुर्श बात करें कि पाकिस्तान तो खुद अपनी मौत मर जाएगा, यकीनी जी तौर पर उन्होंने सही कहा अपनी दानिस्त में कि हालात जो हमारे हैं, हमें लड़ने झगड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम जी अपने बिल्कुल। हालात में खुद पिसते चले जा रहे हैं। और जी जो कुएं हमारे लिए नून लीगियों ने और पीपल्स पार्टी के दरिंदों ने जो है वो हमारे लिए जो कुएं गाड़े थे, जो कुएं जी खोदे थे, जो गड्ढे जी खोदे थे, उसमें जी अवाम भी धंसती जा रही है जी और बिल्कुल। इदारे भी उसमें गर्क हो रहे हैं। अब जी होना बिल्कुल। क्या है? जी सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और जी दुआ के आमीन। लिए हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं, जी इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। और हम सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए जी और इदारों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। यावर हुसैन इंशाल्लाह। को अपने अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा निगहबान।